तो आइए शुरू करें बच्चा वाली डिविडेंड का। सबसे पहले करते हैं डिविडेंड का सेक्शन। चलो जी बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी अपने पास नहीं रखकर मेंबर्स के बीच में बांट देगी। और किस प्रोपोर्शन में? इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास 50,000 शेयर, आपको जरा डिविडेंड मिलेगा। मेरे पास 5 शेयर है, मुझे कम डिविडेंड मिलेगा। वो पार्ट जो अपने पास नहीं रखती बल्कि बांट देती है, उसे कहते हैं डिविडेंड। वो तो मीनिंग थी। अगर डिविडेंड के डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो डिविडेंड की डेफिनेशन क्या बोलती है? डिविडेंड की डेफिनेशन बोलती है 2 क्लॉज 34 के अंदर, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, डिविडेंड इंक्लूड लिखा है बेटा, डेफिनेशन कैसे हुई? इंक्लूसिव। डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी आएगा, इंटरिम भी आएगा। तो क्या फाइनल आ सकता है? फाइनल तो आएगा ही आएगा। अब आप बोलोगे सर फाइनल तो लिखा नहीं है बेटा, इंक्लूड लिखा है ना, तो फाइनल इंटरिम दोनों आएंगे। इसका मतलब एक बात क्लियर है, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। पूरे कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजन डिविडेंड के ऊपर लग रहा है इंटरिम के ऊपर लग जाएगा। जो भी प्रोविजन डिविडेंड के ऊपर लग रहा है वो इंटरिम के ऊपर ऑटोमेटिकली लगेगा। अगर आप बायबैक नहीं कर सकते सेक्शन 70 में, डिविडेंड का डिफॉल्ट किया है तो बेटा इंटरिम का डिफॉल्ट किया होगा ना, तब भी बायबैक नहीं कर पाएंगे। सेम प्रोविजन जो डिविडेंड पे लगेगा वो इंटरिम पे भी लगेगा। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि सर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है और फाइनल डिविडेंड क्या होता है? थैंक यू जी, सबको आशीर्वाद है भर भर के। आने वाले अटेम्प्ट में जिसका जो भी रेलेवेंट अटेम्प्ट है, एटलीस्ट सारे बच्चे एग्जामिशन तो स्कोर करेंगे, ऐसा पूरा आशीर्वाद है, ठीक है ना। यू विल पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक, आइए फाइनल डिविडेंड की बात करते हैं बच्चों। फाइनल डिविडेंड ना बोर्ड मीटिंग में प्रपोज होता है। प्रपोज सुन के बुरा तो नहीं लग रहा ना? और एजीएम में डिक्लेयर होता है। प्रपोज हुआ बोर्ड मीटिंग में और डिक्लेयर हुआ एजीएम में। कौन सा डिविडेंड? फाइनल। 2 स्टेप लगेंगे, बोर्ड में प्रपोज, एजीएम में डिक्लेयर। बट इंटरिम डिविडेंड की कहानी अलग है। इंटरिम डिविडेंड बोर्ड में ही प्रपोज होके बोर्ड में ही डिक्लेयर हो गया। बोर्ड में ही प्रपोज होके बोर्ड में ही डिक्लेयर हो गया। कौन सा डिविडेंड? इंटरिम। तो इंटरिम और फाइनल में क्या फर्क है? फाइनल हुआ प्रपोज बोर्ड मीटिंग में, डिक्लेयर हुआ एजीएम में। ये प्रपोज और डिक्लेयर दोनों कहां? दोनों हुआ भैया बोर्ड मीटिंग में। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में ही डिक्लेयर होता है। अब आप यहां देखो, यहां तो साल के बीच में डिक्लेयर हो रहा है 20 जनवरी को। आपको पता है इंटरिम डिविडेंड कई बार साल खत्म हो जाने के बाद भी डिक्लेयर होता है, लेकिन एजीएम से पहले। अब आपकी एजीएम 30/9 को है, आप डिक्लेयर कर रहे हो कब? 30/9 से पहले। तो जरूरी नहीं है कि इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में ही डिक्लेयर हो। साल खत्म हो जाने के बाद भी डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन एजीएम से पहले। बस एक बात ध्यान रखना, प्रपोज और डिक्लेयर दोनों कहां पे होगा? दोनों बोर्ड मीटिंग में। दोनों बोर्ड मीटिंग में, प्रपोज भी वहीं, डिक्लेयर भी वहीं। थैंक यू जी। अच्छा आपका बर्थडे, चलो बढ़िया, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, अब देखिए बच्चों फर्क क्या है, ध्यान से देखना। इंटरिम डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में प्रपोज हुआ और बोर्ड में ही डिक्लेयर हुआ। फाइनल डिविडेंड प्रपोज भी बोर्ड मीटिंग में, प्रपोज बोर्ड मीटिंग में, डिक्लेयर एजीएम में। इंटरिम डिविडेंड या तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दोगे या फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद एजीएम से पहले। आप ऐसा कह सकते हैं वो डिविडेंड जो 2 एजीएम के बीच में डिक्लेयर होगा, एजीएम टू एजीएम, उसे इंटरिम बोलेंगे। क्योंकि एजीएम में तो होता ही नहीं डिक्लेयर, ये तो कब होता है? ये तो होता है बोर्ड मीटिंग में। तो प्रपोज भी वहीं, डिक्लेयर भी वहीं, या तो साल के बीच में या साल खत्म हो जाने के बाद, लेकिन एजीएम से पहले। ठीक। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जो डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में प्रपोज हुआ है, क्या उसे एजीएम में बढ़ा सकते हैं? ऐसे तो कल को मेंबर एजीएम में 100% डिविडेंड कर लेंगे। तो जो डिविडेंड प्रपोज हुआ है बोर्ड के द्वारा, आप उसे इंक्रीज नहीं कर सकते जीएम में। अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, सेक्शन थोड़ी और स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना, 2 मिनट के बाद। तो बोर्ड मीटिंग में प्रपोज हुआ 8%, क्या एजीएम में बढ़ाकर 12% कर सकते हैं? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेंबर बड़े भले चंगे, जैसे मेरे ऐसे गरीब आदमी, कोई मोह माया नहीं, कुछ नहीं, कह रहे यार क्या करेंगे, 8% भी बहुत ज्यादा है, 8% भी बहुत ज्यादा है, कह रहे कम कर दो, 6% कर दो, ये अलाउड है? ये अलाउड है? मतलब बोर्ड के द्वारा रिकमेंडेड रेट बढ़ा तो सकते हैं, कम तो कर सकते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। तो बेटा मोह माया लालच को त्याग दो। अगर डिविडेंड बढ़ाओगे नहीं बढ़ा पाओगे, डिविडेंड कम करोगे अलाउड है, ठीक है ना। ये फाइनल डिविडेंड में होगा। अच्छा एक बात और, क्या डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद
कंपनी कैंसिल करना चाहती है, कैंसिल कर पाएगी? नहीं सर। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। घर की खेती थोड़ी है कि मन आया सुबह उठे डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, शाम को बोले कैंसिल कर दो। दो केस में कैंसिल कर सकते हैं, पता है कब? पहला, जब अल्ट्रा वायस होगा तब। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप पढ़ेंगे 123, डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट से देते हैं। अगर डिविडेंड आपने कैपिटल से डिक्लेयर कर दिया ना, वो अल्ट्रा वायस है। गलती से हो गया, भूल चूक लेनी देनी माफ करो भैया, अब कर तो दिया कैपिटल से डिक्लेयर, अब कैंसिल करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा, डिविडेंड डिक्लेयर किया और कुछ दिनों के बाद वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गया। अब सर वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गया, एक तरफ क्रेडिटर खड़े हुए हैं, एक तरफ मेंबर खड़े हुए हैं। अभी क्रेडिटर का पैसा पहले दोगे, मेंबर का पैसा पहले दोगे? सर हम तो क्रेडिटर का पैसा पहले देंगे ना। तो मेंबर को जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, आप उसे रिवोक कर देंगे। दो केस में रिवोकेशन कर सकते हैं, पहला अल्ट्रा वाइज, दूसरा वाइंडिंग अप, अदरवाइज रिवोकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलिए एक बात और। सर एक बात बताओ, पहले डिविडेंड किसको मिलता है, इक्विटी का प्रेफरेंस को? भैया पहले डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस को, प्रेफरेंस के बाद इक्विटी को मिलेगा, ठीक है ना, ये तो सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, प्रेफरेंस शेयर कितने तरह के हैं? प्रेफरेंस शेयर होते हैं दो तरह के, एक होता है क्यूमुलेटिव, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है सर 23-24 में डिविडेंड बना 12 करोड़, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 7 करोड़ था। कितना डिविडेंड नहीं दे पाए? 5 करोड़। क्यों नहीं दे पाए? प्रॉफिट की कमी के चलते। अभी जो 5 करोड़ का डिविडेंड नहीं दे पाए ना आप इस साल 23-24 में, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हुआ क्यूमुलेटिव, तो ये 23-24 का डिविडेंड अगले साल पाइल अप हो जाएगा। अब अगले साल का डिविडेंड कितना है? 8 करोड़। लेकिन भैया पिछले साल का कितना अनपेड है? 5 करोड़। तो अब होगा क्या, जब अगले साल 10 करोड़ के प्रॉफिट होंगे ना, तो उससे पहले जो 5 करोड़ का 23-24 का डिविडेंड बचा हुआ था, वो 5 करोड़ का 23-24 का डिविडेंड पे करोगे, और उसके बाद 24-25 का डिविडेंड पे करोगे। फिर 24-25 का बच जाएगा, क्योंकि 24-25 में डिविडेंड दिया है 8 करोड़ रुपए। अब 5 करोड़ तो आपने यहां यूज कर दिया, तो 8 करोड़ में से 5 ही करोड़ दे पाए ना, तो 3 करोड़ बच जाएगा 24-25 का। तो भैया इस साल अगर प्रॉफिट नहीं है ना, तो अगले साल जब प्रॉफिट होंगे तो उससे पिछले साल का डिविडेंड पे कर देंगे, एक्यूमुलेट हो जाएगा, अनपेड डिविडेंड एक्यूमुलेट, इसलिए कहते हैं भैया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। चाहे तो एक बात लिख लेना, बिल्कुल कान खोल के सुन लो, अगर कुछ भी नहीं बताया गया तो हर प्रेफरेंस शेयर्स को क्यूमुलेटिव ही मानते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर कुछ भी एक्सप्रेसली नहीं लिखा गया तो हर प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव इन नेचर ही होगा, ये क्लियर है, ठीक है ना। तो क्यूमुलेटिव क्या है सर? क्यूमुलेटिव वो है जिसमें डिविडेंड एक्यूमुलेट होगा। क्यों एक्यूमुलेट होगा? अरियर्स क्यों? क्योंकि भैया ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ प्रॉफिट। तो इस साल का जो प्रॉफिट है वो आने वाले सालों में आप पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, पे करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, अंटिल द डिविडेंड ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज पेड इन फुल, जब तक कि पूरा डिविडेंड पे नहीं कर देते, तब तक कोई नया डिविडेंड आप पे नहीं कर सकते। यही मैंने आपसे कहा, अगर ये 10 करोड़ इस साल का प्रॉफिट है तो पहले पिछले साल का डिविडेंड पे करोगे, उसको पे करने के बाद 23-24 का, फिर 24-25 का डिविडेंड पे करेंगे, ठीक है ना। चलिए नॉन क्यूमुलेटिव क्या है सर? नॉन क्यूमुलेटिव भैया जिस साल प्रॉफिट हुआ साल डिविडेंड देंगे, अगर डिविडेंड नहीं दिया तो पाइल अप नहीं होगा सर वो, तो वहां पे जो राइट टू रिसीव डिविडेंड है वो वही लैप्स हो जाएगा। लैप्स मतलब खत्म। शेयर होल्डर आगे फ्यूचर में फ्यूचर ये प्रॉफिट्स है उसके पास कोई अधिकार नहीं, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर ये प्रॉफिट्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, अब करते हैं भैया सेक्शन स्टार्ट। सेक्शन कौन सा पढ़ना है जी? 123, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है डिविडेंड से एक क्वेश्चन आता है, ज्यादातर चांसेस में वो क्वेश्चन 123 से ही आता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहता है 123। आइए सबसे पहले, सर डिविडेंड देना कहां से है? पहली बात, फाइनल डिविडेंड दोगे करंट ईयर प्रॉफिट से, उस साल के प्रॉफिट से जिस साल का डिविडेंड बांट रहे हो, या तो पास्ट ईयर प्रॉफिट से, पास्ट ईयर जो अनयूटिलाइज रह गया था। एक बात दिमाग में छाप लो, इंस्टीट्यूट ने आज तक नहीं घुमाया लेकिन घुमाएगा आने वाले टाइम में, या तो आपके में अगले में घुमा सकता है, बहुत हाई चांस है। जब भी डिविडेंड बांटोगे आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, चाहे करंट ईयर का प्रॉफिट हो चाहे पास्ट ईयर का प्रॉफिट हो, हमेशा जब भी डिविडेंड बांटोगे आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। करंट ईयर भी आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, पास्ट ईयर भी आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। पास्ट ईयर कौन सा प्रॉफिट होता है भैया? जो अनयूटिलाइज रहा है। बाकी करंट ईयर तो है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से ले सकते हो। कई बार ना गवर्नमेंट गारंटी देती है कंपनी को कि भैया अगर तुम डिविडेंड नहीं दे पाए तो हम तुम्हें पैसा देंगे, आप उससे डिविडेंड बांटना। बाद में कंपनी रीपे करती है, वो बात अलग है।
लेकिन अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाई तो जो पैसा भारत सरकार या राज्य सरकार से एज पर द गारंटी मिलेगा उस पैसे से आप डिविडेंड दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अलाउड है। तो करंट ईयर प्रॉफिट, पास्ट ईयर प्रॉफिट, बोथ, या जो पैसा आपको मिलेगा एज पर द गारंटी, वहां से आप डिविडेंड बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक बात और, इंटरिम डिविडेंड कहां से दोगे? इंटरिम डिविडेंड कहां से दोगे बच्चों? कभी कभी ना थोड़ा थोड़ा इलस्ट्रेशन ढूंढ लेता हूं। देखो क्या है, 2 मिनट देखना है इसको, ठीक है? ये यहां से यहां पे, यहां से यहां पे, ये देखो, ये हो गया भैया 24-25। अभी 24-25 का इंटरिम डिविडेंड, एजीएम हो रही है 30 सितंबर को। क्या 24-25 का इंटरिम डिविडेंड साल खत्म हो जाने के बाद दे सकते हैं? दे सकते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल आप कब दे रहे हो? आप दे रहे हो 15 जुलाई को, ठीक? अब 24-25 का डिविडेंड दे रहे हो 15 जुलाई 25 को, तो फाइनेंशियल ईयर तो 25-26 लग गया ना प्रिसाइसली, अगर आप देखिए तो फाइनेंशियल ईयर तो 25-26 लग गया। अब 24-25 का इंटरिम डिविडेंड कहां से दोगे? या तो 24-25 का इंटरिम डिविडेंड दोगे 24-25 के प्रॉफिट से, या फिर 24-25 का इंटरिम डिविडेंड दोगे उस साल के प्रॉफिट से जिस साल में बांट रहे हो। अब आप देखो 24-25 का इंटरिम बांट कहां से रहे हो? 24-25 का इंटरिम बांट रहे हो 15 जुलाई को। अगर 15 जुलाई को ये बांट रहे हो तो 15 जुलाई को बेटा कौन सा फाइनेंशियल ईयर लग गया? 25-26। तो 24-25 का डिविडेंड 24-25 से दोगे या तो 25-26 से ले सकते हो, लेकिन आप बोलोगे सर 25-26 तो खत्म ही नहीं हुआ, तो प्रॉफिट कहां से निकाल लेंगे? तो बेटा 25-26 का प्रॉफिट ध्यान से देखिए, एक क्वार्टर तो खत्म हो गया है, पहला क्वार्टर तो खत्म हुआ है अप्रैल से जून तक, अप्रैल से जून तक का क्वार्टर तो खत्म हुआ है, उस साल के उस क्वार्टर के प्रॉफिट से ले दो भाई। 15 जुलाई तो एक क्वार्टर निकल गया ना, अप्रैल मई जून, उस क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट से आप बांट दो, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? तो भैया इंटरिम डिविडेंड कहां से बांटेंगे? सुनते जाना, पहली बात, उस साल के प्रॉफिट से जिस साल का डिविडेंड बांट रहे हो, जिस साल का डिविडेंड मतलब 24-25 का प्रॉफिट, उस साल के प्रॉफिट से जिस साल में डिविडेंड बांट रहे हो, यानी कि 25-26, उस साल के प्रॉफिट से जिस साल का डिविडेंड बांट रहे हो, उस साल के प्रॉफिट जिस साल में बांट रहे हो, टिल द लास्ट क्वार्टर, प्रीसीडिंग क्वार्टर। और तीसरा ऑप्शन तो आपको पता है, पिछले सालों का प्रॉफिट 16, 17, 17, 18, 18, 19, उसे कहते हैं सरप्लस इन पीएनएल अकाउंट। उस साल के प्रॉफिट जिस साल का बांट रहे हो, उस साल के प्रॉफिट जिस साल में बांट रहे हो, टिल द प्रीसीडिंग क्वार्टर। बस एक बात ध्यान रखना, ये इंटरिम है, ये फाइनल है, कभी भी डिविडेंड कैपिटल से नहीं दे सकते। मैंने पहले भी कहा आपसे, अगर कैपिटल से आप डिविडेंड दोगे तो उसे बोलेंगे बेटा अल्ट्रा वाइस, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। एक बात और, सर डिविडेंड हमेशा पता है कहां से देते हैं? फ्री रिजर्व से। और फ्री रिजर्व में आपको पता है रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह, कैपिटल कोई भी कैपिटल रिजर्व नहीं आता, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से कभी भी डिविडेंड नहीं बढ़ सकता, तो डिविडेंड बटेगा फ्री रिजर्व से, फ्री रिजर्व में ये सब नहीं आएगा। और एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपके पास फ्री रिजर्व में पैसा पड़ा है, आप मुझे बताइए 10 करोड़ रुपए पड़ा है, हम काय को ट्रांसफर करेंगे पैसा फ्री रिजर्व में? तो फ्री रिजर्व में कितना करना है, नहीं करना, कम करना है, ज्यादा करना है, ये बोर्ड तय करेगा, कंपलसरी नहीं है भाई। पुराने कंपनीज एक्ट में ना स्लैब रेट हुआ करता था कि इतना डिविडेंड दोगे तो इतना प्रॉफिट जाएगा फ्री रिजर्व में, मैंने पढ़ा। लेकिन अब कोई स्लैब रेट नहीं है, बोर्ड को इतना सही लगता है बोर्ड उतना पैसा ट्रांसफर करेगा, करे ना करे, ज्यादा करे कम करे, कोई दिक्कत नहीं है सर। और एक बात और, अगर डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया तो 30 दिन के अंदर पे करना है, बट ट्रांसफर करना है डिविडेंड का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में 5 दिन के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि डिविडेंड का पैसा सेम बैंक अकाउंट में रखा है, भैया कल को एमडी बढ़ रहा है, उससे कुछ भी खर्चे कर रहा है, तो सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो 5 दिन के अंदर। डिविडेंड कभी भी काइंड में नहीं दे सकते, कल को खिलौने बनाने वाली कंपनी खिलौने दे रही शेयर होल्डर को, ले जा बेटा, ले जा ले जा ले जा, हाँ तू डोरेमोन ले जा, तू पिकाचू ले जा, तू ये ले जा, कह रहा हाँ यही उम्र है मेरी खेलने की। तो काइंड में नहीं दे सकते, कैश में देंगे, कैश का मतलब चेक भी आएगा, अदर बैंकिंग चैनल यानी कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस सब कुछ चलेगा, बट काइंड नहीं चलेगा। और अगर शेयर होल्डर मांगेगा तो कंपनी डिविडेंड वारंट भी दे सकती है। अच्छा डिविडेंड देगी किसको? डिविडेंड देगी भैया मेंबर ऑर्डर बैंकर, मेंबर को देगी, या मेंबर के कहने पर किसी और को, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मेंबर बोलेगा भैया मेरे को नहीं, बी को दे दो, बी को दे देगी, या तो बैंकर को, आजकल सब बैंकर को देते हैं, आपको थोड़ी मिलता है डिविडेंड, आपके बैंक में ट्रांसफर होता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, डिविडेंड नहीं मिलेगा
अगर डिफॉल्ट किया है दी को लेकर, दी मतलब या तो डिपॉजिट की रीपेमेंट को लेकर या उसके इंटरेस्ट के पेमेंट को लेकर, डी आई डी आई डी आई, ठीक है ना, डिपॉजिट या इंटरेस्ट। सो हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। भैया खुद के खाने के लिए अनाज नहीं तुम्हारे पास और मोहल्ले में भंडारा करा रहे हो, ये बढ़िया ग्रुप। कह रहे हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट या एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट। इनसफिशिएंट का मतलब पता है क्या? इनसफिशिएंट का मतलब है मान लो 2 मिनट के लिए कि भैया 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 डिविडेंड देना है कितना? डिविडेंड देना है भैया 10 करोड़। और प्रॉफिट कितना अपने पास लाला? लाला अपने पास प्रॉफिट है 8 करोड़। प्रॉफिट है तो सही ना, इसे कहते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। है तो सही, कम है बट है तो सही। दूसरा एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड बांटना है 10 करोड़, लॉस हो रहा है आपको, लॉस। एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, लॉस। प्रॉफिट है बट इनसफिशिएंट है। उस केस में डिविडेंड बांटने के लिए 4 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। 4 कंडीशन कौन कौन सी? सर रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ऊपर नहीं होगा। पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ऊपर नहीं होगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। अब बोले तो ये बताओ, यहां आ जाओ भैया। पिछले 3 साल का एवरेज कितना, फटाफट से बोलते हो चलो। 12, 10 और 8 कितना हो गया यार? 12, 10, 8 डिवाइड बाय 3, 10%। तो 24-25 में अगर लॉस हो रहा है तो मैक्सिमम डिविडेंड कितना बांट पाएंगे? 10%। कोई दिक्कत नहीं भैया। 24-25 में डिविडेंड बांटना है। 23-24, 22-23, 21-22, 10%, 15%, 20%। एवरेज निकाल लो सर। 10, 15, 20, 15 एवरेज आएगा, यही कर पाएंगे। अच्छा, 1 साल ना डिविडेंड ही नहीं बांटा, 15 और 15 2 साल बांटा है, तब भी डिवाइड बाय 3 करेंगे। ये बात दिमाग में छाप लो, तब भी डिवाइड बाय 3 करेंगे। डिवाइड बाय 3 मतलब 15, 15 डिवाइड बाय 3, 10 आ गया। और 1 ही साल डिविडेंड बांटा है, 2 साल बांटा ही नहीं, तब भी डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 5% आ गया। और एक बात ध्यान रखना, अगर बेटा तीनों साल डिविडेंड नहीं बांटा, तीनों साल डिविडेंड नहीं बांटा बेटा, नहीं बांटा, तो ये नियम लगेगा ही नहीं। ये 3 साल वाला जो मैक्सिमम डिविडेंड है ये लगेगा ही नहीं। मतलब कंपनी अनलिमिटेड डिविडेंड बांट सकती है, अनलिमिटेड डिविडेंड कंपनी बांट सकती है, जितना मर्जी आप मन करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर पिछले 3 साल में डिविडेंड ही नहीं बांटा तो किस बात की रिस्ट्रिक्शन लगाओगे आप? तब तो बात ही खत्म हो जाती है उस केस में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, पहली कंडीशन समझ में आ गई, 3 साल वाली। एक बात ध्यान रखना, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है या एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है, 3 साल का ऊपर जाएगा नहीं मैक्सिमम। अब आपके पास पैसा तो है नहीं, या तो है तो लेकिन कम है, तो पैसा रिजर्व से निकालोगे? बिल्कुल निकालोगे। सर रिजर्व से कितना पैसा निकाल सकते हैं? कह रहे हैं रिजर्व से निकालोगे नॉट एक्सीडिंग 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ऊपर नहीं निकाल सकते। अब जब रिजर्व से पैसा निकालोगे तो रिजर्व कम हो जाएगा। कहता है रिजर्व कितना भी कम क्यों ना हो, फ्री रिजर्व में जो बैलेंस बचा है वो 15% से कम नहीं होना चाहिए। 2 बातें ध्यान रखिएगा, जो निकालोगे वो 1/10 और 1/10 पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व दोनों। जो बचेगा बेटा वो 15%, ध्यान रखना, 15% पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व दोनों का नहीं, 15% पेड अप कैपिटल का। इससे कम नहीं होना चाहिए, 15% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जो भी पैसा आप निकालोगे उसे पहले यूटिलाइज करोगे करंट ईयर लॉस सेट ऑफ करने में। समझते हैं इस बात को। 3 कंडीशन है, पहली कंडीशन समझ ली। अब देखो फटाफट से जल्दी जल्दी देखते हो भाई। फ्री रिजर्व कितना लाला? 200 करोड़। पेड अप कैपिटल कितनी लाला? 400 करोड़, ठीक है ना। अभी लॉस कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है 12 करोड़। क्या 10% डिविडेंड बांट पाएंगे? आइए देखते हैं। मान लो 3 साल वाली कंडीशन लगी नहीं रही है ना, ठीक है। 400 करोड़ 200 करोड़ दोनों का 1/10 निकाल पाओगे? तो 600 करोड़ का 1/10 निकाल पाओगे? 60 करोड़ निकाल पाओगे? सबसे पहले करंट ईयर लॉस सेट ऑफ करना पड़ेगा। करंट ईयर लॉस कितना है? करंट ईयर लॉस है लाला 12 करोड़। 12 करोड़ करंट ईयर लॉस है। अब आप मुझे बताइए 48 करोड़ बचा। 60 करोड़ निकाल सकते हैं, 12 करोड़ करंट ईयर लॉस सेट ऑफ कर लिया, बचा 48 CR। डिविडेंड देना कितना है? डिविडेंड देना 10%। जब भी 10% लिखा हो तो 10% किसका निकालोगे? पेड अप कैपिटल का। तो पेड अप कैपिटल 400 करोड़ है, इसका 10% कितना हो गया? ये हो गया 40 करोड़। डिविडेंड देना है 40 करोड़, पैसा बचा 48 करोड़, दे सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरफ
फ्री रिजर्व 160 सीआर, पेड अप कैपिटल 560 सीआर, दोनों का जोड़ दो 720 सीआर आएगा। अभी 720 का 110 निकालो 72 सीआर। करंट ईयर लॉस है 40 करोड़, कर दिया, कितना दे पाओगे? 32 करोड़। अब आप मुझे बताइए डिविडेंड देना कितना? डिविडेंड देना 13%। 13% किसका निकालोगे? अगेन 13% निकालोगे लाला पेड अप कैपिटल का। अभी पेड अप कैपिटल 560 करोड़ है, 560 का 13% निकालिए तो कितना आएगा? 72.8 सीआर। इतना दे सकते हो और इतना देना है, दे कितना पाओगे? दे पाओगे इतना? बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई? 72 करोड़ तो निकाल पाओगे 72 सीआर। अगर इसमें 40 सीआर करंट ईयर लॉस माइनस कर दिया आपने तो 32 सीआर तो दे पाओगे ना आप? दे पाओगे इतना और देना है इतना। तो आप बताइए 13% डिविडेंड दे पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब दूसरी तरफ यहां सुनना ध्यान से, करंट फ्री रिजर्व है 120 करोड़, पेड अप कैपिटल 580 करोड़, दोनों को प्लस कर दें? प्लस कर दो सर। 580 प्लस 120 700 करोड़ का 110 कितना आया? 70 सीआर। करंट ईयर लॉस है बेटा 12 करोड़ का, माइनस कर दिया 58 सीआर। डिविडेंड देना है 8%। 8% किसका देना है? 8% देना है पेड अप कैपिटल का। तो डिविडेंड देना कितना है? डिविडेंड देना है लाला, डिविडेंड देना है, जल्दी से बताओ, डिविडेंड देना है 46.4। कितना डिविडेंड देना है? अब बात को समझना ध्यान से। चौथी कंडीशन क्या बोलती है? चौथी कंडीशन, जितना पैसा निकालोगे, निकालने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो पेड अप कैपिटल का कम से कम 15% होना चाहिए। अभी पेड अप कैपिटल 580 करोड़ है, इसका 15% बैलेंस बचना ही चाहिए। तो 15% कितना बचेगा दादा? 15% बचेगा 87 सीआर, बचना ही चाहिए, बचना ही चाहिए। अभी बच कितना रहा है? बच पता कितना रहा है? एक बार बताओ, 8% डिविडेंड बांटना है, मतलब 40.4 सीआर। अब 12 करोड़ का लॉस भी सेट ऑफ करना है। अपने को पैसा चाहिए कितना? अपने को पैसा चाहिए इतना, 58.4 सीआर। सर एक बात बताइए, 58.4 सीआर निकाल लोगे 120 करोड़ में से, तो 120 करोड़ में से अगर ये पैसा निकाल लिया तो बचा कितना? 61.6 सीआर। बचना कितना चाहिए? 87 सीआर। चौथी कंडीशन फेल हो गई भाई, बचना चाहिए 15%, 87 सीआर। 87 सीआर बच रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बच रहा सर। 120 करोड़ का फ्री रिजर्व है, 120 करोड़ अगर पैसा निकालते भी हो, 12 करोड़ का लॉस माइनस भी करते, यहां से सेट ऑफ भी करते, और ये 46.4 सीआर का ये करंट ईयर डिविडेंड माइनस करोगे तो बचेगा कितना? बचेगा सर इतना, 61.6 सीआर। और बचना कितना चाहिए? बचना चाहिए 87 सीआर। चौथी कंडीशन फेल हो रही है, तो 8% डिविडेंड दे पाएंगे? नहीं। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं इसमें, वैसे तो दो है बट हाँ एक प्रॉफिट वाला भी है। ठीक, फ्री रिजर्व 520, पेड अप कैपिटल 2620, दोनों को जोड़ दिया 110 निकाला 314 करोड़, 314 करोड़। लॉस 138 सीआर, करंट ईयर लॉस। पैसा कितना बचना चाहिए? पैसा बचना चाहिए, वो इस बार ना परसेंटेज नहीं लिखा है, इस बार लिखा है कितना डिविडेंड दे सकते हो। तो 15% बचना चाहिए किसका? 2620 करोड़ का, 393 सीआर बचना चाहिए। अब सर एक बात बताइए, 393 सीआर बचना चाहिए, रिजर्व है कितना? 520 करोड़। 520 करोड़ सबसे पहले करंट ईयर लॉस माइनस करोगे, ये माइनस कर दिया आपने, बचा कितना? 382 करोड़। सर बच ही 382 सीआर रहा है और बचना चाहिए 393 सीआर। आप बताओ 1 रुपए डिविडेंड बांट पाओगे? अरे सर करंट ईयर लॉस सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है भाई। अगर सर करंट ईयर लॉस भी सेट ऑफ करेंगे तब भी इतना बच रहा है, बचना कितना चाहिए? 393 सीआर। डिविडेंड दे पाएंगे? नहीं, नहीं। 58.4 क्यों? अरे भाई 58.4, ये है ना 46 करोड़ का आपका डिविडेंड है और 12 करोड़ का आपका करंट ईयर का लॉस है। तो ये दोनों तो निकालना, तो रिजर्व से ही निकालना है ना आपको। जो रिजर्व से जो पैसा निकालोगे उससे 12 करोड़ का लॉस होगा। ये सेम पॉइंट है ना ये वाला। जो भी पैसा निकालोगे उससे पहले सबसे पहले करंट ईयर लॉस सेट ऑफ करोगे ना, उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे डिविडेंड दोगे। अच्छा एक आखिरी पॉइंट, प्रॉफिट है इस बार लॉस नहीं है, बट डिविडेंड कितना देना? डिविडेंड देना है 12%। 12% किसका देना है? 12% देना है 920 करोड़ का। अभी 920 करोड़ का 12% डिविडेंड देना कितना? डिविडेंड देना है सर 920 का 12%, 110.54, 110.4 करोड़ देना है। प्रॉफिट कितना अपने पास? प्रॉफिट है 60 सीआर। ये एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये केस है इनसफिशिएंट प्रॉफिट का, क्योंकि देना है इतना है इतना,
तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट भी सेम कंडीशन लगी, कोई दिक्कत थोड़ी है, बिल्कुल लगेगी सर। तो सेम कंडीशन लगेगी, तो पहली कंडीशन क्या है, 1/10 दोनों का मिला के। करंट ईयर लॉस ऑफ करेंगे, लेकिन करंट ईयर लॉस तो है ही नहीं, प्रॉफिट है, इस बार प्रॉफिट है। अच्छा बचना चाहिए कितना, 138 करोड़। ठीक है सर, कितना बचेगा देखते हैं। 240 करोड़ आपके रिजर्व में है, बचना चाहिए 138 करोड़। तो कितना पैसा निकाल सकते हो, 102 करोड़। इतना ही निकाल पाएंगे ना भाई, क्योंकि बचना चाहिए 240, आपका 138 सीआर, और है 240, तो 102 करोड़ निकाल पाएंगे। प्रॉफिट 60 करोड़ है अपने पास। अब प्रॉफिट 60 करोड़ है, निकाल सकते हैं इतना, तो कितना 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 टोटल कितना डिविडेंड दे सकते हैं, टोटल डिविडेंड दे सकते हैं सर 162 सीआर। अब देना कितना है सर, देना है 12%। किसका 12%, 920 करोड़ का। अब 920 करोड़ का 12% देना है 110.4। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है ना, चलिए प्रॉफिट है अपने पास, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए आगे बढ़े। ये मैंने कई सारे एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं कि चलो ये कंसेप्ट पूरा रिफ्रेश हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, खुद से पढ़ते रहो बहुत टाइम लगता है एग्जाम्पल्स में। ठीक है, एक बात और देखिए, लास्ट पॉइंट 123 में, सर अगर इंटरिम डिविडेंड देते वक्त इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है। कैसे मतलब, ऐसे मतलब ये इंटरिम डिविडेंड है, कब दे रहे हो भाई, ये दे रहे हो 15 जैन को, फोर्थ क्वार्टर चल रहा है, फोर्थ क्वार्टर बोर्ड मीटिंग में, फोर्थ क्वार्टर चल रहा है, चौथा क्वार्टर, पिछले 3 क्वार्टर निकल गए। पहले क्वार्टर में लॉस हुआ 60 करोड़, दूसरे में प्रॉफिट हुआ 22 करोड़, फिर प्रॉफिट हुआ 30 करोड़। अब टोटल आप देखिए, लास्ट क्वार्टर में 30 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन सर इन द लास्ट क्वार्टर क्या है वो नहीं देखना, अप टू द लास्ट क्वार्टर क्या है वो देखना। अप टू द लास्ट क्वार्टर अगर आप देखोगे तो 60 करोड़ का लॉस, 22 और 30 करोड़ का प्रॉफिट, टोटल 8 करोड़ का लॉस है अप टू द लास्ट क्वार्टर में। इन द लास्ट क्वार्टर तो प्रॉफिट है, तो इन द लास्ट क्वार्टर नहीं देखना। वो कहता है, प्रोविजन कहता है सर अगर आप इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो और कंपनी को लॉस हुआ है अप टू द प्रीसीडिंग क्वार्टर, अप टू का मतलब समझ गए ना, पिछले क्वार्टर तक, पिछले क्वार्टर में क्या है उससे मतलब नहीं, पिछले क्वार्टर तक अगर लॉस हुआ है तो भैया डिविडेंड का जो रेट है ना वो एक्सीड नहीं करेगा पिछले 3 साल के एवरेज रेट से, पिछले 3 साल के एवरेज रेट से एक्सीड नहीं करेगा डिविडेंड का रेट, ध्यान रखिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। डन डना डन 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 डना डन 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 123 ना जान है इस चैप्टर की, 123 निपटा, खड़ा खट 10 मिनट 15 मिनट में सारा चैप्टर निपटा। ठीक है ना, अब आते हैं 124 में। आइए 124 क्या बोलता है, 124 कहता है सर डिविडेंड अगर अनपेड अनक्लेम्ड है 30 दिन तक, तो 30 दिन के बाद अगले 7 दिन में पैसा ट्रांसफर करेंगे सेपरेट बैंक अकाउंट में, जिसका नाम होगा ऊड़ा। 7 दिन में पैसा ऊड़ा में ट्रांसफर कर दिया, अगर नहीं करते तो 12% इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा। और ऊड़ा में पैसा संभाल के रखिए 7 साल तक। अगर 7 साल तक भी अगला आदमी पैसा मांगने नहीं आया अपना, तो 7 साल के बाद उसका सारा डिविडेंड उठा के आईपीएफ में ट्रांसफर कर देंगे। और एक बात बताओ, अगर 7 साल तक वो आदमी नहीं आया तो सर 7 साल के बाद उसका पैसा ऊड़ा में आईपीएफ में ट्रांसफर करेंगे। अगर पैसा आईपीएफ में जाएगा तो बेटा शेयर भी आईपीएफ में चले जाएंगे। तो डिविडेंड तो गए ही आईपीएफ में, 7 साल के बाद शेयर भी चले गए। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप पैसा ऊड़ा में ट्रांसफर करोगे ना, ऊड़ा में आपको एक स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा जिसमें उन पर्संस का नाम एड्रेस होगा जिनका पैसा ऊड़ा में गया है, और ये स्टेटमेंट बना के वेबसाइट में पोस्ट कर देना। ठीक है ना, कंपनी की जो भी अप्रूव किया सीजी ने, तो जिन जिन लोगों के नाम, आप जिन लोगों का पैसा आपने ऊड़ा में ट्रांसफर किया है उनके नाम और उनके एड्रेस लिख के ये सब आप कहां पोस्ट कर दोगे, वेबसाइट के अंदर स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब भैया शेयर चले गए ऊड़ा में, आईपीएफ में, पहले ऊड़ा में गया, 7 साल तक वेट किया, 7 साल के बाद आईपीएफ में, इंतहा हो गई इंतजार की। अब भाई 7 साल निकल गया, आया नहीं अगला आदमी। 7 साल लॉजिक पता है ना आपको, इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है, अब तो खैर नया एक्ट आ गया कि 7 साल तक किसी आदमी का पता नहीं लगा तो उसे डेड मान लेंगे। यही पॉइंट अब उन्होंने वहां से उठाया है। अगर 7 साल तक नहीं आया तो गया, डिविडेंड भी गया, शेयर भी गए। अब सुनना बात को ध्यान से, सर शेयर कैसे जाएंगे, अगर शेयर फिजिकल फॉर्म में है तो नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दोगे अथॉरिटी के नाम पे, क्योंकि अथॉरिटी के नाम पे जा रहे हैं। डीमैट में अथॉरिटी के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी शेयर ट्रांसफर करेंगे ना, जब कभी भी शेयर ट्रांसफर करेंगे 3 महीने का प्रायर नोटिस देंगे।
भाई जहां भी हो चले जाओ, मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे, तुम्हें मारेंगे नहीं। सोनू, जहां भी हो चले जाओ। 3 महीने का प्रायर नोटिस देंगे, भाई आजा यार, अपना डिविडेंड ले ले, अपने शेयर ले ले, कहाँ भटका पड़ा है, कहाँ तपस्या कर रहा है हिमालय में बैठ के। ये पब्लिक नोटिस भी दो, इंडिविजुअल भी दो। पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर में, इंडिविजुअल एड्रेस और मेल आईडी पे। और ध्यान रखना, 2 केस में शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे। अगर स्टे लगाया कोर्ट ने या प्लेज किया बैंक के पास, ऑब्वियस सी बात है, बैंक बोलेगा भाई तू क्या कर रहा है भाई, अथॉरिटी को बोलेगा भाई तू अपना काम कर, तू शेयर क्यों ले रहा है उस आदमी के, हमारे पास प्लेज रखे हुए हैं। और शेयर अथॉरिटी ना सरेंडर कर देगी। अगर कंपनी की वाइंडिंग अप होता है, डिलिस्टिंग होती है, तब ऑब्वियस सी बात है, वाइंडिंग अप ही हो गया तो अथॉरिटी कह रही मैं नहीं दूंगी शेयर, अरे शेयर दे वापस, तो अथॉरिटी को सरेंडर करना पड़ेगा वाइंडिंग और डिलिस्टिंग में, ठीक है ना। ठीक है, ज़्यादा कुछ कहानी है नहीं इसमें 124 के अंदर। अब आते हैं 126 में, 125 भी पढ़ाता हूं आपको। 126, सर क्या हो रहा है कि जैक ना अपने शेयर्स ऑगी को बेच रहा है। जो बेच रहा है उसे बोलते हैं ट्रांसफरर, जिसको बेचेगा उसे बोलेंगे ट्रांसफरी। अब घर बैठ कर ट्रांसफर कर नहीं सकते, सेक्शन 56 लगता है उस केस में। आपने कंपनी को डॉक्यूमेंट दिए, ट्रांसफर पेंडिंग है, कंपनी उसी दौरान, ट्रांसफर पेंडिंग है, अभी अभी ऑगी मेंबर नहीं बना, कंपनी उसी दौरान डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। किसको मिलेगा, जैक को या ऑगी को, किसी को भी नहीं मिलेगा। ये डिविडेंड जाएगा ऊड़ा में। लेकिन अगर जैक ने खुद बोला होता कि भैया मैं विवाद नहीं करूंगा, विवाद ना हो इसलिए तो किसी को नहीं देते ना अपन, जैक भी लड़ रहा होगी लड़ रहा है इसलिए किसी को मत दो, अनपेड डिविडेंड में डाल दो। लेकिन अगर जैक खुद बोल रहा है, ट्रांसफरर ने खुद कंपनी को बोला है कि ट्रांसफरी को पे कर दो, तो कंपनी वो डिविडेंड ट्रांसफरी को पे कर देगी, तब दिक्कत नहीं है। कह रहा है ये मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई विवाद नहीं करूंगा, आप ऑगी को पे कर दो, तो कंपनी ऑगी को पे कर देगी, वरना पैसा जाएगा उड़ा में। अच्छा मान लो ट्रांसफर पेंडिंग है, कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है या राइट ऑफर देके आ रही है, ये भी किसी को नहीं मिलेगा, ना जैक को ना ऑगी को, ये जाएगा अबेयंस में, ना बोनस का ऑफर ना राइट का ऑफर। ठीक, चलिए अब चलते हैं 127। कहता है अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाई या डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं कर पाई, एक बात ध्यान रखना, पोस्ट डिलीवर करना जरूरी नहीं है शेयर होल्डर को, पोस्ट कर दो, मिले ना मिले, रास्ते में भटक गया, दरिया में चला जाए ट्रक, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट करना है। अगर पोस्ट भी नहीं कर पाए और पे भी नहीं कर पाए 30 दिन के अंदर डिक्लेरेशन से, सबसे पहली बात, कंपनी इंटरेस्ट देगी 18% पर एनम। कंपनी, डायरेक्टर जेल जाएगा सर 2 साल के लिए, एंड फाइन 1000 रुपए पर डे। ये डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर नहीं, हु इज इन डिफॉल्ट वो लायबल होगा। अब पता है आपको, 5 केस में कोई भी पेनाल्टी नहीं लगती, 5 केस में कोई भी पेनाल्टी नहीं लगती 127 में। पहला केस सुनिएगा, फर्स्ट केस, कब पेनाल्टी नहीं लगेगी, सर अगर आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो ड्यू टू डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कैसा, भाइयों के झगड़े चल रहे हैं, पिताजी का देहांत हो गया, डेथ हो गई, अब भाइयों का बंटवारा नहीं हुआ, पिताजी की जायदाद चोरी हो गई, भाई बेटा चोरी करता है जिसके हक में जायदाद होती नहीं है। अब भाई लड़ रहे हैं आपस में, नहीं पिताजी के शेयर मुझे मिलेंगे, वो कह रहा नहीं मुझे मिलेंगे। अब यही नहीं पता शेयर किसको मिलेंगे, तो कंपनी डिविडेंड कैसे पे कर देगी यार। अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही है क्योंकि झगड़ा चल रहा है, तो क्या कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, क्या डायरेक्टर जेल जाएगा, मतलब ही नहीं है साहब। दूसरा, अगर कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ, सर ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब ज्यादा दूर मत जाओ यार, 126 पढ़ लो। 126 में क्या लिखा है, अगर ट्रांसफर पेंडिंग है तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी, डिविडेंड जाएगा उड़ा में। आप मुझे बताइए, अगर डिविडेंड उड़ा में डाल दिया आपने, क्या कंपनी वायलेशन कर रही है, कंपनी कॉन्ट्रवेंशन कर रही है? अरे सर कंपनी तो लॉ मान रही है, अगर लॉ मानते हुए डिविडेंड नहीं दिया ना आपने, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी ना कोई इंटरेस्ट लगेगा। तीसरा, मेंबर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है और कंपनी वो इंस्ट्रक्शन नहीं मान पाई और उसने ये बात मेंबर को बता दी, इंटीमेट कर दी, इंटीमेटेड। मेंबर ने कहा भैया तुम सबको कैश दे रहे हो, मेरे को तो अकाउंट ट्रांसफर ही करना। कंपनी ने अकाउंट ट्रांसफर करने का ट्राई किया, कंपनी ने कहा तेरा अकाउंट नंबर गलत है, बता दिया कंपनी ने। अब सर मेंबर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, गलती कंपनी की है, कोई गलती नहीं है सर, क्या इंटरेस्ट और पेनल्टी मतलब ही नहीं है सर, ठीक है ना। चौथी बात, फोर्थ पॉइंट, सर एक बात बताओ, कंपनी की अनपेड कॉल्स थी, है ना, 1 लाख रुपए की,
और डिविडेंड बनता अगले आदमी का 80,000। कंपनी ने कहा हमने तेरे को 80,000 देने हैं और तेरे से 1 लाख लेने हैं, तो 80 देने हैं और 1 लेने हैं, तो एक काम करते हैं, 80 को एडजस्ट करते हैं, सेट ऑफ। तो क्या कंपनी सेट ऑफ कर सकती है? कर सकती है ना सर। क्या कोई कंपनी के ऊपर पेनाल्टी वायलेशन हुआ? बिल्कुल नहीं सर, कोई पेनाल्टी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। और 5वां पॉइंट, किसी भी कारण से अगर आप डिविडेंड नहीं दे पाए जिसमें नॉट ड्यू टू फॉल्ट ऑफ कंपनी, जिसमें कंपनी की गलती नहीं है, मान लो डिविडेंड वारंट आपने भेजा कोरियर के थ्रू ट्रक दरिया में चला गया, वारंट नहीं पहुंच पाया, कंपनी की गलती, कोई गलती नहीं है सर। अगर कंपनी कोई गलती नहीं है तो उस केस में कोई इंटरेस्ट, कोई पेनाल्टी नहीं है। 5 केस में कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। डिस्प्यूट, ऑपरेशन ऑफ लॉ, इंस्ट्रक्शंस दिया, आप नहीं मान पाए, आपने इंटीमेट कर दिया, सेट ऑफ, और नॉट ड्यू टू फॉल्ट ऑफ कंपनी। ठीक, चलिए जी आगे बढ़े। हाँ तो पढ़ लो, और किससे पढ़ोगे एग्जाम के लिए। आखिरी सेक्शन आईपीएफ। बच्चों आईपीएफ का सेक्शन क्या बोलता है? सबसे पहली बात, आईपीएफ में पैसा कहां से आएगा? फिंगर टिप में याद करा सकता हूं आपको, 2 मिनट दीजिए बस। पहले 5 पॉइंट याद रखिएगा। डोनेशन, ग्रांट, पुराना आईपीएफ कंपनी तक वाला, पुरानी कंपनी तक वाला, वो बंद हुआ तो उसका पैसा यहां आया होगा। पुराना उड़ा, उसका पैसा यहां आया होगा 7 साल के बाद। नया उड़ा, पुराना उड़ा मतलब पुरानी कंपनी तक वाला, नया उड़ा मतलब नई कंपनी तक वाला। ग्रांट, डोनेशन, पुरानी कंपनी तक वाला आईपीएफ, पुरानी कंपनी तक वाला उड़ा, नया उड़ा। 5 पॉइंट तो ये हो गए। अगले 7 पॉइंट सुनिए। 7 अमाउंट ऐसे हैं जो 7 साल के बाद आईपीएफ में जाएंगे। 7 साल के बाद आईपीएफ में जाएंगे 7 अमाउंट। डिविडेंड चलो हो गया, डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर, एप्लीकेशन मनी, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम मर्जर। 7 अमाउंट ऐसे हैं जो 7 साल के बाद आईपीएफ में जाएंगे। डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन, एप्लीकेशन मनी, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम मर्जर। 5 और 7 12 पॉइंट हो गए। और 13वां पॉइंट, वो पैसा जो कंपनी सेक्शन 38 के अंदर जब्त करेगी। याद करिए, जब एक आदमी एप्लीकेशन देगा फिक्टिटियस नेम या मल्टीपल नेम में, तो सारा पैसा जो है वो उठा के आईपीएफ में कंपनी को ट्रांसफर करना पड़ता है। जो ग्रीन जो है ना, ग्रीन में देखो हर किसी का स्टार लगा है, स्टार 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 स्टार। स्टार का मतलब क्या है? इन सारे केसेस में, इन 7 केसेस में अनपेड अनक्लेम्ड 7 साल तक पैसा तो आया इन जगहों से। पैसा जाएगा कहां सर? आईपीएफ का पैसा जाएगा बेटा 4 जगहों पे। जैसा कि नाम में लिखा है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, तो इन्वेस्टर की अवेयरनेस में। अगर सेक्शन 38 में मल्टीपल नाम पे अप्लाई किया, मान लो कल को लगता है फर्जीवाड़ा हुआ था, तो जब्त कर लो पैसा। मान लो कल को ये आता है चिराग, 4 नाम से अप्लाई कर रहा है, चिराग, निराग, गिराग, विराग, पता नहीं किस नाम से। कंपनी को लगा फर्जी नाम है, जब्त किया, पैसा ट्रांसफर कर दिया आईपीएफ में। कल को चिराग सबको लाके खड़ा करता है, कह रहा है ये निराग है, ये सिराग है, ये विराग है, ये चारों हम चारों भाई है। तो भैया झूठ थोड़ी बोल रहा था चिराग उस टाइम। जो पैसा आपने जब्त किया 38 के अंदर, वो रिफंड करो, अगर उसने गुड फेथ में काम किया तो। इवन एक बात बताओ, कल को सृजीत हिमालय में तपस्या कर रहा है, 10 साल के बाद आया तपस्या करने के बाद, कंपनी के पास कह रहा है खर्चा पानी चाहिए यार। कंपनी से कह रहा है भैया मेरा पैसा लो डिविडेंड का। कंपनी कह रही है डिविडेंड छोड़, तेरे तो शेयर भी चले गए। कह रहा कहां गए? बोले आईपीएफ में गए। तो एक बात बताओ, क्या आदमी 10 साल के बाद आईपीएफ से अपना पैसा मांग सकता है? मांग सकता है सर, मांग सकता है। तो अगर वो मांगेगा तो पैसा कहां से मिलेगा? मिलेगा तो आईपीएफ से ही। और आखिरी पॉइंट याद करिए, सेक्शन 37। अगर आप क्लास सूट फाइल करते हैं, कई सारे शेयर होल्डर मिलकर एक केस फाइल करते हैं, सरकार कहती है पब्लिक इंटरेस्ट में क्लास सूट के सारे खर्चे हम बियर करेंगे, सरकार कहती है। सरकार कहां से बियर करेगी? आईपीएफ से। और सवाल ये कि जब हम कहते हैं कि आपका पैसा रिफंड मिलेगा, तो पैसा कहां से रिफंड मिलेगा? पैसा रिफंड मिलेगा सर आईपीएफ से। कैसे मिलेगा? अब मान लो सृजीत आया 10 साल के बाद, सबसे पहले अथॉरिटी को एप्लीकेशन देगा। ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगी IPF.gov.in में, IPF 5 के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब सृजीत कह रहा है भैया मेरा डिविडेंड और मेरे शेयर दो। हम कैसे मान लें आप ही सृजीत हो? शक्ल बदली हुई इंसान की। तो भैया अपने डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, जो भी है, शेयर सर्टिफिकेट, सब कुछ कंपनी के पास देगा। कंपनी नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगी।
नोडल ऑफिसर अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट बना के अथॉरिटी को देगा। तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है अथॉरिटी को, कंपनी को डॉक्यूमेंट देने, कंपनी नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगी, नोडल ऑफिसर अपनी रिपोर्ट देगा और 60 दिन के अंदर अथॉरिटी रिफंड सैंक्शन कर देगी 60 डेज के अंदर, अगर उनको लगता है कागज ठीक है तो। ठीक है ना, कागज बेकार तो बात ही बेकार है। ओ वाओ नाइस, डिविडेंड खत्म।